हेलो फ्रेंड्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने स्टडी में पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से लगे हुए होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और पोयम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी जो नेक्स्ट पोयम है और उसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उस पूरे पोयम का ट्रांसलेशन समझेंगे, उसके मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को इस वीडियो में हम जानेंगे और देखेंगे इस पोयम के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, यह जो पोएट है क्या बताना चाहता है, अपने कौन से विचारों को इस पोयम के द्वारा वो एक्सप्रेस करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए शुरू से लेकर और आखिर तक और देखते जाइए कैसे हम इस पोयम को समझते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स अपने विचार आप हमारे अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने आज इस वीडियो को और पोयम को, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। जी हाँ स्टूडेंट्स, यह एक पोयम है और इस पोयम को जब पोएट लिखता है तो बताता है कि कैसे एक टाइगर जो है, एक जो बाघ है, वह एक चिड़ियाघर के अंदर बंद है और उसकी मनोस्थिति क्या है, वह कैसा महसूस करता है, वह कैसे अपने जंगल को मिस करता है। और वह पोएट जो है वो यह भी बताता है कि एक बाघ को कहां पर होना चाहिए, उसे अपने प्राकृतिक आवास में रहना चाहिए और अपने प्राकृतिक व्यवहार को करना चाहिए। जबकि कवि साथ साथ इस बात को भी बताता है कि किस प्रकार से वह बाघ जो कि चिड़ियाघर में बंद है, एक पिंजरे के अंदर बंद है, वह अपने सामान्य व्यवहार से विपरीत व्यवहार यहां पर कर रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहां लिखा है, देखिए, This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat। यह कविता जो है वह एक टाइगर जो कि जू के अंदर है, जू मतलब चिड़ियाघर के अंदर जो है, वह उस बाघ के साथ में, उस टाइगर के साथ में विरोधाभास बताती है, जो कि कहां पर है, अपने प्राकृतिक आवास में है। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट मतलब कि प्राकृतिक आवास के अंदर रह रहा है। जू का मतलब है चिड़ियाघर, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं चिड़ियाघर, ठीक है। और यहां पर लिखा है हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, यानी कि जहां पर वह रहता है, निवास करता है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। यह कविता जो है वह जू से, चिड़ियाघर से किस और आगे बढ़ती है, जंगल की तरफ आगे बढ़ती है। मतलब पहले कवि क्या है, एक बाघ की स्थिति बताता है जो कि कहां पर है, चिड़ियाघर में है, और उसके बाद वह उसी बाघ की स्थिति बताता है जिसे कहां होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से चिड़ियाघर में उसकी स्थिति को बताता है। मतलब वह वास्तव में कहां पर है, उसकी अंतिम स्थिति क्या है, यह भी कवि यहां पर बताता है। आगे क्या कहता है, देखिए, रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार कविता को शांति से पढ़िए। एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। उन स्टैंजा को पहचानिए या देखिए, ध्यान दीजिए, जो कि टाइगर की स्थिति बताते हैं जो कि जंगल में है, और वह टाइगर की स्थिति बताते हैं जो कि जू के अंदर है, चिड़ियाघर में है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टैंजाज हैं जो कि चिड़ियाघर के टाइगर की स्थिति बताते हैं, और कुछ ऐसे स्टैंजाज हैं जो कि जंगल के टाइगर की स्थिति को बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम जान चुके हैं कि इस पोएम की थीम क्या है। चलिए शुरू करें। देखते हैं, यहां पर इस स्क्रीन को हम थोड़ा अप कर लेते हैं और देखते हैं पहला स्टैंजा। देखिए यहां पे, देखिए लिखा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ टहलता है। वह कौन, वह शब्द जो है वह टाइगर के लिए आया है, वह शब्द टाइगर के लिए, बाघ के लिए आया है। और उसकी बाघ की धारियां कैसी हैं, उसकी धारियां चमकीली हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वह टहल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अपने
केज में, अपने पिंजरे में कुछ कदमों के साथ, मतलब उसका पिंजरा क्या है, छोटा सा पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर ही वह कुछ कदम चलता है और वापस घूम जाता है, फिर कुछ कदम चलता है, और इस प्रकार से वह पूरे समय चहलकदमी कर रहा है। देखिए आगे क्या लिखा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो गद्दीदार पैड हैं, गद्दीदार पैर हैं, उनके ऊपर वह मखमली आवरण है, मखमली कवर है, यानी कि उसके जो खाल है वो बड़ी ही मखमल जैसी है, कोमल है, सॉफ्ट है, और जब वो चलता है तो क्या है, बिल्कुल आवाज नहीं होती है। जब वो अपने पिंजरे में टहल रहा है, कुछ कदमों के साथ में इधर से उधर और उधर से इधर जा रहा है, तो वह बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने गुस्से में, अपने क्रोध में वह शांत है। बाघ कैसा है, शांत है। कैसे है वो, उसकी स्थिति, उसके मन में क्या है, गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा क्या कर रहा है, दिखा नहीं रहा है। तो पहला स्टेंजा हमें उस बाघ की स्थिति बता रहा है, मनोदशा बता रहा है कि वह क्या कर रहा है, उस पिंजरे के अंदर टहल रहा है। इसका मतलब वह बाघ कैसा है, वह बाघ बेचैन है, उस पिंजरे में वह बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता है, लगातार चहलकदमी कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, इस स्टेंजा के कुछ मीनिंग्स को हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक्स का मतलब होता है टहलना, टहलना। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है, आप नोट करते जाइए, क्योंकि जब आप मीनिंग्स नोट करते हैं, मीनिंग्स को सीखते हैं, उन्हें लर्न कर लेते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है विविड। विविड का मतलब होता है चमकीला, चमकीला या चमकीली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला है स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां, धारियां, ठीक है। बाघ के शरीर के ऊपर क्या होती है, काली काली धारी बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, स्टेप्स का मतलब होता है कदम, स्टेप्स का मतलब होता है कदम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, केज। केज का अर्थ है पिंजरा, पिंजरा, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया है आपके लिए। नेक्स्ट क्या लिखा, वेलवेट। वेलवेट का मतलब क्या होता है, मखमल, मखमल, ठीक है। एक प्रकार का कपड़ा होता है मखमल, लेकिन यहां पर उसकी जो स्किन है, उसके जो रोए है, उसकी जो बाल है उसके पंजों के ऊपर, वो क्या कैसे मखमल जैसे हैं, सॉफ्ट है यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पैड्स। पैड्स का मतलब है गद्देदार, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत, बिल्कुल चुप है, खामोश है, शांत है। नेक्स्ट रेज। रेज का अर्थ है क्रोध। मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं, क्रोध या गुस्सा, ठीक है। बाघ कैसा है, क्रोध में है, गुस्से में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टेंजा, इसका क्या लिखा है, He should be lurking in shadow। देखिए स्टेंजा शुरू करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि यहां पर कवि बाघ की एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, जो कहां होनी चाहिए, जंगल में होनी चाहिए, उसके बारे में उसे वह बता रहा है। देखिए क्या लिखा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे छायादार स्थानों के अंदर छिपना चाहिए, बैठना चाहिए। कहां पर, जंगल में। एक बाघ को जब जंगल में जाए तो क्या करना चाहिए, ऐसे स्थान पर, ऐसे अंधेरी जगह पर उसे बैठना चाहिए जहां पर क्या हो, छाया भी हो। नेक्स्ट देखिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास में से सरकते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। जहां पर लंबी घास हो, जहां पर अंधेरा स्थान हो, वहां पर क्या करना चाहिए, वहां पर बाघ को छिपना चाहिए। और छिपना क्यों चाहिए भाई, आगे वाली लाइन जब हम पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगी बात। देखिए क्या है, नियर द वाटर होल, पानी के पोखर के पास में, ठीक है। पानी का पोखर, पानी का तालाब या पानी का गड्ढा, जहां पर पानी इकट्ठा होता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। तो उसे क्यों छिपना चाहिए, मोटे ताजे हिरनों का शिकार करने के लिए बाघ को अंधेरे, छायादार और लंबी घास वाले स्थान पर छुपना चाहिए। ऐसे स्थान पर जो कि कहां होगा, पानी के पोखर के पास में, पानी के गड्ढे के पास में होगा, जहां पर से कौन गुजरेगा, जहां पर से मोटे मोटे ताजे ताजे हिरन गुजरेंगे, जिससे क्या होगा, वह उनका आसानी से शिकार
कर पाएगा। ठीक है, चलिए देखें मीनिंग को देखते हैं हम लोग। लर्किंग का मतलब होता है छिपना, छिपना या बैठना। ठीक है, छिपना या बैठना हम लोग यहां पर लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, शैडो का मतलब है छाया। ठीक है, या अंधकार भी कह सकते हैं, अंधकार यानी अंधेरे, अंधेरे स्थान के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना, सरकना। ठीक है, आगे धीरे धीरे सरकने को यहाँ पे क्या कहा गया है, स्लाइड करना कहा गया है। ठीक है, ग्रास का मतलब, ग्रास का मतलब आपको ध्यान ही होगा घास होता है ग्रास का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वाटर होल। वाटर होल शब्द यहाँ पर किसके लिए है, पानी के, पानी का पोखर, पानी का पोखर शब्द हम लोग यहां यूज कर रहे हैं। तालाब भी कह सकते हैं, गड्ढा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लम्प। प्लम्प का मतलब है मोटा, मोटा ताजा। ठीक है, मोटा या मोटा ताजा, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा, जिसमें हमने देखा कि कवि बता रहा है कि एक बाघ को कैसे होना चाहिए, एक बाघ को प्राकृतिक आवास में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, और नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर भी हम देखेंगे कि बाघ के प्राकृतिक व्यवहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहां पर पहले जो सेकंड स्टैंजा हमने देखा है उसमें बताया गया है कि एक जंगल के अंदर बाघ को किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, और दूसरा इसके जस्ट बाद वाला जो स्टैंजा यानी स्टैंजा नंबर जो 3 है उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे बाघ के प्राकृतिक व्यवहार के साथ साथ उसकी गतिविधियां भी जंगल में होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। देखिए लिखा है, ही शुड बी स्नॉलिंग राउंड हाउसेस। उसे घरों के आसपास क्रोध से चेतावनी देते हुए मंडराते रहना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो कि जंगल के किनारे पर है। कवि चाहता है कि जो बाघ है उसे क्या करना चाहिए, उसे चेतावनी देते हुए उन घरों के आसपास मंडराते रहना चाहिए जो कि कहां है, जो कि जंगल के किनारे के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, आगे क्या चाहता है कवि, देखिए, बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, और अपने सफेद और नुकीले दांतों को दिखाते हुए। ठीक है, बेरिंग का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, व्हाइट फैंक्स सफेद दांत, नुकीले दांत, बाघ के मुंह के अंदर 4 कुछ ज्यादा ही लंबे और नुकीले दांत होते हैं, बड़े तेज दांत होते हैं, जिससे वो क्या कर लेता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है, अपने शिकार को वो मार डालता है, उसका शिकार करता है। तो उन्हीं दांतों के बारे में बात कर रहा है कवि। चाहता है कि वो अपने तेज नुकीले उन बड़े बड़े सफेद दांतों को दिखाए। हिज क्लॉज, और अपने पैरों के निशानों को भी वो क्या करे, लोगों को दिखाए। ठीक है, उसके पैरों के निशान भी क्या है, लोग देखें। टेरराइजिंग द विलेज, और इससे गांव वाले क्या हो जाएं, भयभीत हो जाएं। जब वह जंगल के किनारे की घरों के आसपास मंडराता है तो उसे अपने सफेद दांत, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए क्या करना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए। मतलब उसे क्या करना है, गुर्राना है, दहाड़ना है, और साथ ही साथ अपने पंजों के निशानों को क्या करना है, छोड़ देना है। जब पंजों के निशाने को छोड़ेगा और उन्हें देखकर गांव वाले क्या हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। चलिए मीनिंग लिखते हैं यहां पर हम लोग इस स्टैंजा में। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। ठीक है, या दहाड़ना। ये चेतावनी कैसी है, ये दहाड़ने वाली चेतावनी है। तो मैं यहां पर आपके लिए ब्रैकेट में लिखता हूं दहाड़ना। ठीक है, यानी कि वो दहाड़ते हुए चेतावनी देता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए एज। एज का मतलब क्या होता है, किनारा, किनारा या छोर, किनारा या छोर। ठीक है, कोने पर, छोर पर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या लिखा, बैरिंग। बैरिंग का मतलब क्या होता है, बैरिंग का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, दिखाना। नेक्स्ट और कौन सा मीनिंग है, देखिए नेक्स्ट मीनिंग हमारा जो है वो है फैंक्स। फैंक्स का मतलब मैंने भी आपको बताया था, दांत होता है। ठीक है, दांत, नुकीले, नुकीले दांत है उसके,
यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, देखिए नुकीले दांत हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? टेरर। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या है? क्लॉज मतलब होता है पंजा, पंजे, ठीक है, बाघ के पंजे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेरराइजिंग। टेरराइजिंग मतलब होता है भयभीत करना, भयभीत करना, यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है। और अगला लिखा है वर्ड है वो है विलेज। एक्चुअल में विलेज का मतलब यहां गांव नहीं है, बल्कि विलेज का अर्थ है गांव वाले, ठीक है, गांव वाले, यानी कि वो लोग जो कि जंगल के किनारे उन घरों में रह रहे हैं, गांव के अंदर रह रहे हैं। ग्रामीण लोग जो हैं उनको वो क्या करना चाहता है? भयभीत करना चाहता है, भयभीत उसे करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप एक भी वर्ड को मिस न करने पाए, क्योंकि जब हम नए नए वर्ड सीखेंगे तो हम बहुत आसानी से ट्रांसलेशन को करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े और इस स्क्रीन को अप करें और अगला जो एक्सट्रैक्ट है, अगला जो स्टेंजा है उसको हम लोग पढ़ें। चलिए देखिए इसका आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए स्क्रीन को किया है अप, और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इस पोएट का नाम भी लिखा गया है, लेस्ली नॉरिस। जी हाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, पोएम के साथ साथ आपको पोएट का नाम भी अवश्य याद होना चाहिए, जरूर से याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पोएम का रेफरेंस लिखते हैं तो उसमें हमें पोएम का नाम प्लस पोएट का नाम अवश्य रूप से जरूर याद होना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना होने पाए। चलिए बैक टू द स्टेंजा हम लोग आते हैं और देखते हैं यहां पर हमारा स्टेंजा क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। नेक्स्ट स्टेंजा में हमें बताया गया है कि एक टाइगर, वो जो बाघ है, वो जो चिड़ियाघर का बाघ है वो कहां है? चिड़ियाघर में ही है। वापस से उसकी स्थिति को बताया गया है। पहले स्टेंजा में हमने देखा था कि वो बेचैन है, दूसरे में हमने देखा था उसके व्यवहार को, और तीसरे में हमने देखा था कि कैसे उसे व्यवहार करना चाहिए उसके प्राकृतिक आवास के अंदर, ठीक है। चलिए अब चौथे स्टेंजा को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि वह क्या हमें बता रहा है। लिखा है देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद कर दिया गया है, ठीक है। कौन बंद है? बाघ बंद है। कहां पर बंद है? अपने पिंजरे में बंद है। और वो पिंजरा किससे बना हुआ है? वह पिंजरा कंक्रीट से बना है, सीमेंट से बना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? His strength behind bars, और उसकी जो ताकत है वह उन सलाखों के पीछे है। अर्थात उसमें बाघ जो एक ताकतवर जानवर है, बाघ जो एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, लेकिन अब उसकी ताकत को क्या कर दिया गया है? उसकी ताकत को सीमित कर दिया गया है, उसकी ताकत को लिमिटेड कर दिया गया है। और ये जो लिमिट है वो कहां पर है? केवल और केवल उसके पिंजरे तक ही वह सीमित है। वो चाहकर भी अपने पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह अपने उस पिंजरे की लंबाई में टहल रहा है। वो जो बाघ है वो चुपचाप से अब भी क्या कर रहा है? टहल रहा है, अभी तक वो रुका नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह आने वाले दर्शकों को, आने वाले लोगों को अनदेखा कर रहा है। चिड़ियाघर में बहुत सारे लोग घूमने आ रहे हैं, लेकिन जो बाघ है वो क्या कर रहा है? किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्हें क्या कर रहा है? उन्हें अनदेखा कर रहा है। आप भी शायद कभी चिड़ियाघर देखने गए होंगे, आपने भी जानवरों को देखा होगा, है ना। लेकिन ये बाघ क्या कर रहा है? आने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें क्या कर रहा है? उन्हें अनदेखा करते हुए अपने पिंजरे के अंदर चुपचाप से चहलकदमी वह कर रहा है। चलिए देखते हैं इसके मीनिंग को, इस स्टेंजा के मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। देखिए लॉक्ड का मतलब है बंद, लॉक्ड का मतलब है बंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब है सीमेंट वाला, सीमेंट से बना हुआ, ठीक है, सीमेंट से बना।
और कौन सा है, देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट वर्ड है सेल। सेल का मतलब है कोठरी, सेल का मतलब है कोठरी, कोठरी, ठीक है, या यूं कह सकते हैं उसका पिंजरा जो है, ठीक है, उसके पिंजरे के लिए ही यह शब्द यहां पर आया है। नेक्स्ट, और देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, पावर, ठीक है। आगे देखिए बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ क्या है, बिहाइंड का अर्थ है पीछे, पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बार्स, बार्स का मतलब है सलाखें, यहां पे मैं लिख देता हूं सलाखें, ठीक है। पिंजरे में क्या लगी है, सलाखें लगी है, लोहे की जो छड़ें लगी हुई हैं उसे हम लोग बार्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट देखिए स्टॉकिंग, देखिए स्टॉकिंग वर्ड फिर से आया है, हम पहले ही लिख चुके हैं, चलिए दोबारा लिखते हैं। स्टॉकिंग का मतलब होता है चहलकदमी करना, चहल कदमी करना या टहलना, एक ही बात है, टहलना या चहलकदमी करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेंथ, लेंथ का अर्थ है लंबाई, लेंथ का अर्थ है लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या शब्द आया है, केज, केज फिर से आ गया है, चलिए आ गया है तो इसको भी निराश नहीं करेंगे, इसको दोबारा लिख देते हैं। केज का अर्थ है पिंजरा, केज का अर्थ है पिंजरा, देखिए पहले ही हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इग्नोरिंग, इग्नोरिंग का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, ठीक है। मैं दोबारा एक बार आपके लिए लिखता हूं यहां पे, उपेक्षा करना या अनदेखा करना, एक ही बात है, अनदेखा करना है या उपेक्षा करना है, ठीक है। विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब यहां पर क्या है, आने वाले, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं दर्शक, देखने, जो उसको देखने आ रहे हैं, जो घूमने आ रहे हैं, घूमने आए हैं वहां पर, कहां पर, उस जू के अंदर, उस चिड़ियाघर के अंदर जो उसे घूमने के लिए आए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला स्टेंजा, जो कि लास्ट स्टेंजा इस पोयम का है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, He hears the last voice at night, the patrolling cars, वह रात की आखिरी आवाजों को सुनता है जो कि पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें हैं, ठीक है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, वो कार जो कि क्या करती हैं, गश्त लगाती हैं, रात के समय राउंड लेती हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां, और पुलिस वालों की गाड़ियां क्या होती हैं, है ना, काफी देर लेट नाइट गश्त लगाती है। इसका मतलब वो जो टाइगर है, वो जो बाघ है जो अपने पिंजरे में है, वो कैसा है, देर रात तक जाग रहा है, वह अभी तक सोया नहीं है। क्यों नहीं सोया, क्योंकि उसकी आजादी क्या हो गई है, उसकी आजादी छिन गई है और उसे अब बेचैनी लग रही है, और उस बेचैनी में वो क्या है, वो नींद नहीं ले पा रहा है, आराम से नहीं रह पा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है एंड स्टेयर्स with his brilliant eyes at the brilliant stars, और अपनी चमकीली आंखों से वह उन चमकीले तारों को घूरता है, अपनी चमकीली आंखों से क्या कर रहा है, वो उन तारों को घूर रहा है, जो कि कैसे हैं, वो तारे भी क्या है, चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, आकाश में हैं, और उससे क्या है, बहुत दूर है। मतलब कि कवि ये कहना चाहता है कि हालांकि बाघ कहां है, पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन फिर भी उसे इस बात की आशा है, उसे इस बात का विश्वास है कि एक ना एक दिन वह अपनी आजादी को क्या करेगा, फिर से प्राप्त कर लेगा। हालांकि उसकी आजादी जो है उन तारों के समान उससे क्या है, बहुत दूर है। हालांकि उसकी जो आजादी है उसे अभी असंभव जरूर लगती है, लेकिन फिर भी वह इसलिए इस बात के लिए होपफुल है, आशावान है कि उसे क्या होगी, अपनी आजादी एक दिन फिर से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टेंजा के, इस लास्ट स्टेंजा के भी हम लोग मीनिंग्स को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए लिखा है पहला हियर्स, हियर्स का मतलब होता है सुनना। टाइगर क्या कर रहा है, बाघ जो है वह आवाजों को सुन रहा है, ठीक है। लास्ट वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज, वॉइस मतलब आवाज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब होता है गश्त करने वाली गाड़ी, गश्त करने वाली गाड़ी, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं देखिए आगे और क्या है,
स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब क्या होता है? स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, घूरना, ठीक है, या निहारना, निहारना, ठीक है। बड़े एक टक देख रहा है, क्या कर रहा है टाइगर? उन तारों को एक टक लगातार देखे जा रहा है। यहां पर ब्रिलियंट आईज शब्द है। ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीली, चमकीली, ठीक है। यहां पर चमकीली का अर्थ आशावान से है ना, उसे आशा है, बाघ को क्या है? आशा है कि एक दिन वो क्या करेगा, उन तारों के समान ही क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा, अपने जंगल में पहुंच जाएगा। फिर देखिए स्टार्स आया, स्टार्स का मतलब होता है तारे। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं तारे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम और साथ ही साथ हमने इसके सारे मीनिंग्स को भी आपके सामने लिखा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हाँ एक भी मीनिंग मिस ना होने पाए और आप इस पोयम को और भी बेहतर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से इसे समझने पाए। शुरू करते हैं इसके रेफरेंसेस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन के ऊपर पहला जो कॉन्टेक्स्ट है, जो एक्सट्रैक्ट है, जो लाइंस है दी गई है, जिसे हमें एक्सप्लेन करना है, हमें उसका रेफरेंस लिखना है, साथ ही साथ हमें उसका कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो पहला एक्सट्रैक्ट दिया गया है और हम इन एक्सट्रैक्ट को, इन स्टेंजास को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए रेफरेंस को। तो समझते हैं रेफरेंस को। देखिए यहां पर लिखा है, रेफरेंस के अंदर लिखा हमने किस किस चीज को मेंशन करना है। देखिए नॉर्मली जब हम रेफरेंस लिखते हैं तो उसके अंदर हम पोएम का नाम, हम लिखेंगे पोएट का नाम और उस पोएम की थीम क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिए, ये रेफरेंस के अंदर ये बहुत आवश्यक होता है कि हम उस थॉट को, उस आइडिया को, उस विचार को मेंशन करें जिसके बारे में या जिसको लेकर वह कवि उस पोएम को लिख रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा है, These lines have been taken from the poem A Tiger in the Zoo, composed by a very well known poet लेस्ली नॉरिस। ठीक है, यहां पर लेस्ली नॉरिस उस पोएम का, पोएट का नाम है। यहां पर हम लोग फुल स्टॉप करेंगे, यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा। तो देखिए ये है हमारी पोएम का नाम और ये है हमारे पोएट का नाम है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। और ये जो कविता है यह बताती है एक टाइगर के बारे में, एक टाइगर जो कि जू के अंदर है और दूसरा टाइगर के साथ में क्या कर रही है, कॉन्ट्रास्ट कर रही है, विरोधाभास पैदा कर रही है। और विरोधाभास किसके साथ में, एक टाइगर जो कहां है, अपने प्राकृतिक आवास के अंदर है, प्राकृतिक पर्यावास के अंदर है। तो पोएट जो है वह उस विरोधाभास को, यानी उस अंतर को, उस डिफरेंस को यहां पर बता रहा है। इस पूरी पोएम का थॉट यही है, इस पूरी पोएम का विचार यही है कि किस प्रकार से जो एक ताकतवर जानवर है, टाइगर है, वो कैसे केज में आकर, यानी कैद में आकर, पिंजरे में आकर मजबूर हो जाता है। जबकि एक टाइगर को कैसा होना चाहिए, एक टाइगर को अपने प्राकृतिक पर्यावास में, अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाला जीव होना चाहिए। चलिए देखिए अगला, यहां पर जो हमने पहला एक्सट्रैक्ट लिया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। देखिए कॉन्टेक्स्ट का अर्थ क्या है, कॉन्टेक्स्ट का अर्थ है कि जो लाइनें हमें मिली हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला है, इस मेन इन लाइनों में कवि क्या कहना चाहता है। तो हमने शुरुआत की है, दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, यह कविता की शुरुआती पंक्तियां। जी हाँ, हम जानते हैं ये कविता की कौन सी पंक्तियां हैं, शुरुआती पंक्तियां हैं। वेयर द पोएट नरेट्स अबाउट अ टाइगर विच इज इन द केज, जहां पर कवि एक ऐसे बाघ का वर्णन करता है, एक ऐसे टाइगर का वर्णन करता है जो कहां पर है, वह पिंजरे के अंदर है, यानी कि कैद में है। ठीक है, अब यहां पर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सट्रैक्ट का, इन पूरी लाइनों का, यानी ये जो 4 लाइन है, इनका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या क्या हो सकती है, वो हम लोग यहां पर देखते हैं। लिखा है देखिए, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट द टाइगर स्टॉक्स इन हिज केज। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो टाइगर है वह अपने पिंजरे में
चहलकदमी कर रहा है। हम ऑलरेडी इन सब मीनिंग्स को देख चुके हैं और स्टॉक्स का मतलब यहां पर मैं आपको फिर से बता देता हूं क्या होता है, चहलकदमी करना। ही इज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में है। His stripes are bright, उसकी जो धारियां हैं वह बड़ी चमकीली हैं। बाघ के शरीर के ऊपर जो काली काली धारियां बनी हुई है वो कैसी हैं, वह बड़ी ही चमकीली है। He has velvet on his pads, और उसके गद्देदार पैरों के ऊपर मखमल है, यानी उसकी जो खाल है वो कैसी है, मखमली है, बड़ी ही सॉफ्ट है। He walks quietly in his cage without expressing his anger, बिना अपने क्रोध को, बिना अपने गुस्से को बताए हुए, जाहिर किए हुए, वह अपने पिंजरे में चुपचाप टहलता है, चुपचाप चलता रहता है। तो ये था पहले एक्सट्रैक्ट का, इन पंक्तियों का, इन लाइंस का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नंबर 2 जो हमारे पास मिला है, जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला है उसका हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। देखिए यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये 4 लाइनें हैं जो हमें किताब में, जो हमें बुक के अंदर दूसरे नंबर स्टैंजा पर मिलती है। इन पंक्तियों का हम लोग देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, यानी इनका इन पर्टिकुलर 4 पंक्तियों में क्या थॉट, क्या विचार कवि लेकर आया है। चलिए देखते हैं, यहां लिखा है In these lines, the poet provides a picture of a tiger who is in his natural habitat. इन पंक्तियों में कवि एक बाघ की तस्वीर प्रस्तुत करता है, उपलब्ध कराता है, जो कि अपने प्राकृतिक निवास में है, अपने प्राकृतिक आवास में है, अपने प्राकृतिक सराउंडिंग में है, जहां पर उसे होना चाहिए, यानी कि जंगल में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन। इन 4 लाइनों में कवि क्या व्याख्या करके बताता है, किस प्रकार से उन बातों को यहां पर वो एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है। यहां पर चलिए हम देखते हैं, लिखा है देखिए, Here the poet tells that the tiger should hide himself in the long grass near water holes. यहां पर कवि कहता है कि बाघ को अपने आप को पानी के पोखर के पास लंबी लंबी घास में छुपाए रखना चाहिए। Where he should wait for plump deer, जहां पर उसे मोटे ताजे हिरणों का वेट करना चाहिए। ठीक है, वहां पर वेट क्यों करना चाहिए, हम ऑलरेडी इसको पोयम में समझ चुके हैं। वेट किस लिए करना चाहिए, ताकि वह क्या कर सके, उनका शिकार कर सके, उन्हें पकड़ सके और अपना पेट भर सके। He should move without making any noise, और उसे बिना कोई भी आवाज किए हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब वह शिकार करने जाए, जब वह मोटे मोटे हिरणों का शिकार करने जाता है तो क्या करना चाहिए, उसे चुपचाप से धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए, उसे अपने प्राकृतिक आवास में इस प्रकार की गतिविधियां करना चाहिए। अर्थात कवि कहना चाहता है कि एक बाघ जो है वह अपने प्राकृतिक आवास में क्या है, स्वतंत्र है, अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए वह पूरी तरह से क्या करता है, अपने इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है। चलिए ये था हमारा एक्सट्रैक्ट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 3 में क्या कहा गया है। देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर 3 जहां पर हम लोग ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, इसके मीनिंग्स लिख चुके हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम आते हैं और देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा गया है, यानी इन 4 लाइनों में, इन 4 पंक्तियों के अंदर क्या कवि कहना चाहता है पर्टिकुलरली। देखिए यहां क्या लिखा है कॉन्टेक्स्ट में, हियर द पोएट नरेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द टाइगर हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। यहां पर कवि बाघ की गतिविधियों को बताता है, उस बाघ की गतिविधियों को बताता है, उन क्रियाओं को बताता है, उन हरकतों को बताता है जो कि वह जंगल में रहते हुए करता है। यानी कि वह बाघ जो कि जंगल में आजाद है, उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, उस बिना बंधन वाले बाघ की एक्टिविटीज क्या है, उसकी गतिविधियां कैसी हैं,
वह यहाँ पर वह बता रहा है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। लिखा है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट द टाइगर शुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक टाइगर को आजादी से घूमना चाहिए, यानी जंगल में जब वो घूमे तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। जहां उस पर उसकी इच्छा होती है वो वहां जाता है और उसको ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्या लिखी है देखिए, ही डज नॉट हैव एनी बाउंडेशंस। उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। He spreads terror among the villagers by showing his long, white and pointed teeth and leaving claws marks. वह अपने नुकीले, लंबे और सफेद दांतों और अपने पग मार्क यानी कि अपने पैरों की छाप को छोड़ते हुए उन गांव वालों के बीच में आतंक को फैलाता है। जी हां, वो गांव वाले जो कि जंगल के किनारे पर रह रहे हैं, जहां पर जंगल एंड हो रहा है और गांव शुरू हो रहा है, उस किनारे पर जब गांव वाले रह रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो क्या है वहां पर बाघ क्या है आजादी से घूम रहा है। और जब वो वहां पर घूमता है तो क्या होता है, वह अपने तेज नुकीले सफेद लंबे दांतों को दिखाता है और अपने वहां पर वह पग मार्क को यानी अपने पंजों के निशान को वहां पर क्या करता है, वह छोड़ जाता है। और जब वो छोड़ जाता है तो क्या होता है, उसे देखकर गांव वाले क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। यानी कि यहां पर हम देख सकते हैं कि जो बाघ है उससे गांव के लोग डरते हैं। उस बाघ को किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं सता रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट क्या कहता है। यहां हम देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट नंबर 4 जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, हमने समझा था। और देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहां बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है। अर्थात यहां इन 4 लाइनों में कवि कौन सी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को उस टाइगर के लिए एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखते हैं, लिखा है, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द हेल्पलेसनेस ऑफ द टाइगर हु इज बिहाइंड द बार्स। इन पंक्तियों में कवि बाघ की उस निराशा को, उस बेचैनी को, उस असहाय स्थिति को बताता है जब वह उन सलाखों के पीछे है। यानी कि यहां पर बाघ कहां है, वापस से पिंजरे में है, उसकी वह उस पिंजरे में उन सलाखों के पीछे है और वो क्या है, बड़ा ही असहाय है, उसकी सहायता करने वाला वहां कोई नहीं है। अपने आप को कैसा महसूस करता है, हेल्पलेस महसूस करता है। ठीक है, देखिए आगे एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं इन 4 पंक्तियों का। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे यानी व्याख्या क्या हो सकती है। तो व्याख्या में लिखा है देखिए, हियर द पोएट एक्सप्रेसेस द टाइगर्स कंडीशन वंस अगेन। यहां पर कवि एक बार फिर से टाइगर की कंडीशन का वर्णन करता है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट केज। वह एक कॉन्क्रीट के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, उसे लॉक कर दिया गया है। His strength is behind the iron bars। और उसकी ताकत जो है उन लोहे की सलाखों के पीछे है। He stalks in his cage without paying attention to the visitors। और वह वहां पर आने वाले जो मेहमान है, वहां पर आने वाले जो दर्शक हैं, जो बाघ को देखने के लिए आए हैं, उनके ऊपर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उन्हें क्या कर देता है, उन्हें वह इग्नोर कर देता है। और वह क्या करता है, चुपचाप अपने केज के अंदर, अपनी उस कंक्रीट की कोठरी के अंदर वह क्या करता है, टहलता रहता है। और वह जानता है कि उसकी ताकत कहां है, उसकी ताकत को उन लोहे की सलाखों के पीछे, उन आयरन बार्स के पीछे क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। और इसी कारण से वह क्या करता है, वह उन विजिटर्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और देखते हैं लास्ट जो एक्सट्रैक्ट है, लास्ट जो स्टेंजा है इस पोयम का, उसमें कवि क्या कहता है। इन 4 पंक्तियों में वह क्या कहता है, देखिए क्या लिखा है, कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं। लिखा है, These are the closing lines of the poem where the poet tells that the tiger is restless at midnight. यह कविता की अंतिम पंक्तियां हैं जहां पर कवि बताता है कि जो टाइगर है वह आधी रात के समय कैसा है, रेस्टलेस है, बेचैन है, जाग रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। मिडनाइट मतलब आधी रात का समय है, लगभग 12 बजे के आसपास का समय है। और क्या है, बाघ जो है वो जाग रहा है, अभी तक सोया हुआ नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग इसे पढ़ते हैं। लिखा है, In these lines, the poet says that the tiger is not sleeping till the midnight. इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो बाघ है वह आधी रात के समय तक सोया हुआ नहीं है, यानी वह जागा हुआ है, वह बेचैन है। ठीक है, He hears the voice of the patrolling cars. वह पेट्रोलिंग कार की आवाजों को सुनता है, उन गश्त करने वाली गाड़ियों को सुनता है जो वहां से गुजर रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि पेट्रोलिंग कार्स कब चलती हैं। पेट्रोलिंग कार्स बहुत देर को चलती हैं। और यहां पर भी क्या कर रहा है, वो उन लास्ट पेट्रोलिंग कार्स को की आवाज को सुन रहा है, आखिर में जो गुजरती हैं। He stares at the brilliant stars with his brilliant eyes. वह अपनी चमकीली आंखों से उन चमकते हुए तारों को घूरता है, निहारता है, उन्हें एक टक लगातार देखता रहता है। अपने पिंजरे से दूर आसमान में चमकने वाले तारों को क्या करता है, वह निहारता रहता है, देखता रहता है और उन्हें घूरता रहता है। He hopes that one day he might be free like the bright stars. वह आशा करता है कि एक दिन वह इन तारों के समान, इन चमकीले तारों के समान क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। यानी वह होपफुल है, हालांकि वह बेचैन है, हालांकि वह परेशान है, लेकिन फिर भी क्या है, उसके मन में कहीं ना कहीं एक आशा है कि क्या होगा, कि एक दिन वह अपने इस बंधन से, इस गुलामी से, इस कैद से वो क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, यह थे हमारे इस पोयम के कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस। और हमने इसका ट्रांसलेशन भी देखा है, इसके हमने देखा है कि कवि इनके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फटाफट से इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं। इस पोएम के अंदर 2 क्वेश्चन आंसर भी हैं, उनको हम लोग भी इसी वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं। जो देखिए यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, 1 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए, यहां पर एक टेबल आप देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है, देखिए, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। पोयम के अंदर से हमें वह शब्द बताने हैं, वह गतिविधियां और वो एक्शन बताने हैं जो कि टाइगर के केज में और वाइल्ड में होने के बारे में बताती है। और क्या देखो, अरेंज देम इनटू कॉलम्स, और उन्हें 2 कॉलम के अंदर भी आप अरेंज कीजिए। तो हमने देखिए यहां पर अरेंज किया है। पहला है देखिए, मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज, यानी कि केज के अंदर बाघ की मूवमेंट्स और एक्शंस क्या क्या हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं, जो दूसरी टेबल है उसमें हमने एक जो बाघ है कहां पर है, वो वाइल्ड में है, यानी कि जंगल में, और उसकी गतिविधियां और उसके कार्य क्या क्या है उनका एक छोटा सा यहां पर टेबल बनाया हुआ है। तो देखिए यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम केज के अंदर उसकी क्या क्या मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं, स्टॉक्स, यानी कि वह क्या कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। दूसरा क्या है, फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चलता है। स्टॉकिंग, चहलकदमी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इग्नोरिंग,
अनदेखा कर देता है। जो विजिटर आ रहे हैं, जो लोग वहां पर आ रहे हैं, उनको वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर देता है, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। स्टेयर्स क्या करता है, घूरता है तारों को। जब वो अकेला है, जाग रहा है, रात का समय है, तारे जो बहुत दूर है उन्हें क्या करता है, वह घूरता है। और क्या है देखिए लास्ट, हियर्स द लास्ट वॉइस, और आखिरी आवाजों को सुनता है। आखिरी आवाज किसकी है, आखिरी आवाज पेट्रोलिंग कार की है, जो कि आधी रात के समय क्या कर रही है, गश्त कर रही है, वहां से गुजर रही है। उनकी आवाज को क्या कर रहा है, वो उनकी आवाज को सुन रहा है। चलिए देखते हैं इस कॉलम में, जहां पर बाघ की एक्टिविटीज को, एक्शंस को और मूवमेंट्स को बताया है, जब वो कहां पर है, वह जंगल में है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पहला है लर्किंग, मतलब कि वो छिपा रहता है, अंधेरे स्थान में रहता है। स्लाइडिंग यानी कि क्या करता है, वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है। स्नारिंग मतलब कि वो क्रोध से चेतावनी के रूप में दहाड़ता है। वह गांव के आसपास घूमता है और क्या करता है, दहाड़ता है। बैरिंग यानी दिखाना, यानी वो क्या दिखा रहा है, अपने नुकीले दांत दिखा रहा है और अपने पंजों के निशानों को छोड़ देता है। और टेरराइजिंग क्या कर देता है, भयभीत कर देता है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जंगल के किनारे पर जो लोग रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, वो इन सब बातों से भयभीत कर देता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड की तरफ, और यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। आप यहां पर इसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं, इसको देखिए, यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इनटू कॉलम। ठीक है, ऐसे शब्दों को ढूंढिए जो कि 2 स्थानों के बारे में बताते हैं, और उन्हें भी क्या करना है, कॉलम में लिखिए, यानी एक सारणी बनानी है। हमें पोयम में से वो शब्द देखने हैं जो कि क्या कर रहे हैं, 2 स्थानों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम उन शब्दों को लेते हैं जो कहां पर है, इन द केज, यानी कि पिंजरे के अंदर जब बाघ है, ऐसे कौन से शब्द है जिससे पता लगता है कि वह पिंजरे में। पहला देखिए हिज केज, पहला ही शब्द आ गया है, उसका पिंजरा। दूसरा क्या है, कॉन्क्रीट सेल, यानी कि कॉन्क्रीट से, सीमेंट से बना हुआ कोठरी, सेल मतलब कोठरी। नेक्स्ट क्या है, बिहाइंड बार्स, वह सलाखों के पीछे है। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में। ये सारे शब्द इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर है, और वो जगह क्या है, उसका पिंजरा है। ठीक है, चलिए कॉलम नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है, इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल के अंदर। वो शब्द जो ये बताते हैं कि जो बाघ है वो कहां है, जंगल में है। देखिए पहला लर्किंग इन शैडो, यानी कि छायादार स्थानों में वो छुपता है, या टिका रहता है, या बैठा रहता है। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, यानी कि लंबी लंबी घास में वह क्या करता है, धीमे धीमे सरकता हुआ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, वाटर होल्स, यानी कि पानी का पोखर, पानी का तालाब, वह स्थान जहां पर मोटे मोटे डियर, मोटे मोटे हिरन पानी पीने आते हैं, और बाघ उसके आसपास कहीं पर बैठकर उनका शिकार करने की ताक में है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी इस चीज को देख लिया है। अगला है जंगल्स एज, यानी कि गांव, जंगल का किनारा, जंगल के किनारे के ऊपर जहां पर बाघ क्या अक्सर मंडराता रहता है, और वहां पर क्या है, विलेज है। जंगल के किनारे पर क्या है, एक विलेज है, एक गांव है, और वहां पर बाघ क्या है, अक्सर आता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, और साथ ही साथ इस पोयम में पूछे गए इन दोनों क्वेश्चन का जवाब। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी पोयम और पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, और इसी तरह से अपना प्रेम और अपना सहयोग हमारे साथ बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच।